हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्योर ब्लड डिमॉन का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। और क्या बताऊँ गाइस, कल पूरा दिन मेरे घर पे करंट नहीं था और न्यू ईयर को मैं घूमने गई थी, इसलिए कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था मैडम यू ने आखिरकार विंग को और कांग्से सरन को मिलने दिया। उन्होंने कांग्से सरन के हाथों में विंग को दिया। कांग्से सरन विंग को फील करते हुए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे थे। वो रो पड़े थे। उनके अंदर जितना दर्द था ना, वो सब बाहर आ गया था। और विंग इन दर्द को समझ सकता था। उसे भी पेन हो रहा था, अपनी मदर के एक एक शब्द को सुनकर उसे भी पेन हो रहा था। वो भी फील कर पा रहा था उस पेन को। अब इससे आगे शाम हो चुका था। सारे क्लैन लीडर्स, सारे कल्टीवेटर्स, सारे सैनिक सभी बाहर बैठे हुए थे। बाउसन सरन, कांग्से सरन और महागुरु लैन ई सभी के सामने बैठे हुए थे। वो सभी कुर्सियों में बैठे हुए थे और सभी नीचे ऐसे बैठे हुए थे। सारे जो कुल प्रमुख हैं वो भी कुर्सियों में ही बैठे हुए थे। अब कुल प्रमुख जिन कहते हैं, महागुरु, महागुरु लैन ई, महागुरु बाउसन सरन, हमें बताइए, हमें यिन लोहा के बारे में बताइए। हमें बस इतना ही पता है कि यिन लोहा बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, जो कि सच है। और यिन लोहा को लेकर जो भविष्यवाणी हुआ है वो भी हमें पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि यिन लोहा को किसने बनाया है, किसके अंदर इतना ज़्यादा नफ़रत है, कौन है जिसने अपनी नफ़रत की शक्तियों से यिन लोहा को बनाया है और क्यों, किस लिए। ये सवाल वहाँ पर सभी का था, यहाँ तक कि अंकल कुरैन, जियांग फैमिया, महारानी यू, इनका भी था, क्योंकि इन लोगों को भी नहीं पता था कि यिन लोहा तैयार किसने किया है, उसको बनाया किसने है, किसके अंदर इतना नफ़रत, इतना ज़्यादा बुराइयाँ था जिससे उसने यिन लोहा जैसे एक इतने ताकतवर शक्ति को क्रिएट कर दिया। ये जानना ज़रूरी है। महागुरु लैन ई सभी के नज़रों को देख पा रहे थे। सभी के नज़रों में क्यूरियोसिटी था, सभी के नज़रों में। महागुरु लैन ई कहती है, हाँ ज़रूर, अगर यिन लोहा से लड़ना है तो उसको जानना ज़रूरी है। आज हम सब इसीलिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि हम यिन लोहा के बारे में जानेंगे। जब तक हम अपने शत्रु के साथ नहीं लड़ेंगे तब तक हम कुछ भी जान नहीं पाएंगे उसके बारे में। तो ये ज़रूरी है। ये कहते हुए महागुरु लैन ई चुप हो गई थी। अब महागुरु बाउसन सरन कहती है, मैं बताता हूँ यिन लोहा कैसे तैयार हुआ, किसने यिन लोहा को बनाया है। बाउसन सरन एक गहरी सी ब्रेथ लेते हैं और कहना शुरू करते हैं, आज से लगभग 19 साल पहले मैं अपने परिवार के साथ इसी दफन माउंटेन में रहा करती थी। मेरी बेटी कांग्से सरन, मेरा बेटा सोंगलैन, मेरा सन इन लॉ वी चांगसे, हम एक साथ रहा करते थे खुशी खुशी। उस समय वी चांगसे और कांग्से सरन का नया नया शादी हुआ था। मेरा परिवार खुशियों से भरा हुआ था। अब हमें यहाँ से 19 साल पहले पास्ट में ले जाया जाता है और दिखाया जाता है कि क्या हुआ है। चलिए पास्ट देखते हैं। 19 साल पहले सुबह सुबह कांग्से सरन अपनी मदर के साथ मेडिटेशन कर रही थी। वी चांगसे और सोंगलैन दोनों ही यिलिंग के मार्केट में आए थे। महागुरु बाउसन सरन एक इनमॉर्टल थी। इसके बावजूद वो मेहनत करके अपने परिवार को चलाती थी। ना ही वो अपनी इनमॉर्टिलिटी का फ़ायदा उठाती थी, ना ही वो गलत काम करती थी। लोगों को हेल्प करना उनकी लाइफ का सबसे बड़ा रूल था। वो कभी भी मासूम लोग या फिर मुश्किल में पड़े हुए लोगों का फ़ायदा नहीं उठाती थी। उनके मदद करने के बदले वो कुछ भी नहीं लेती थी। वी चांगसे, उनका सन इन लॉ और उनका बेटा सोंगलैन, ये दोनों खेती करते थे। ऐसा नहीं था कि वो दोनों किसान थे, बस वो अपने घर को चलाने के लिए खेती किया करते थे। वी चांगसे जो कि जियांग सेक्ट का फर्स्ट डिसिपल हुआ करता था, लेकिन शादी के बाद वो कांग्से सरन के साथ अपनी मदर इन लॉ के पास आके रहने लग गया था। अभी सोंगलैन और वी चांगसे सब्जियों को ही बेचने के लिए गए थे यिलिंग के मार्केटों में। फिर से हमें दफन माउंटेन दिखाया जाता है, जहाँ पर कांग्से सरन और महागुरु बाउसन सरन मेडिटेशन कर रहे थे। अचानक से कांग्से सरन अपनी मेडिटेशन को छोड़कर उठ जाती है और दौड़ के बाहर जाती है। कांग्से सरन के इस रिएक्शन से
बाओसन सरन भी अपने मेडिटेशन से उठ गए थे। वो कहती है, कांगसे क्या हुआ, तुम ठीक हो? लेकिन कांगसे सरन कुछ बोलने के हालत में नहीं थे। वो जल्दी बाहर जाती है और वॉमिटिंग करने लगती है। वो बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कर रही थी। ये देखकर महागुरु बाओसन सरन कांगसे सरन के पास आती है और कांगसे सरन को संभालती है, अपना स्पिरिचुअल एनर्जी देती है। देने के बाद वो कांगसे सरन को चेक करती है। कांगसे सरन शर्मा रही थी। महागुरु कहती है, कांगसे तुम प्रेग्नेंट हो, तुमने बताया क्यों नहीं हमें? कांगसे सरन शर्माती हुई कहती है, मदर वो एक्चुअली मैं बताने वाली थी, मैं पहले वी को बताना चाहती थी। ये सुनकर महागुरु कहती है, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए ना। कांगसे सरन कहती है, हाँ मदर, मैं रख रही हूँ खुद का ध्यान। कांगसे सरन शर्माते हुए एकदम टमाटर की तरह हो गई थी। अब महागुरु कहती है, कांगसे अपनी मदर से क्यों शर्माना, मैं तुम्हारी मदर हूँ। कांगसे सरन ने बस अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर बाओसन सरन कांगसे सरन के पेट पर अपना हाथ रखती है और कहती है, कांगसे मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उतने में ही वी चांगसे और सोंगलैन ये दोनों आ रहे थे। कांगसे सरन और बाओसन सरन दोनों ही देख पा रहे थे कि वो आ रहे हैं। वो अकेले नहीं आ रहे थे, वो किसी को उठाकर लेकर आ रहे थे। ये देखकर कांगसे सरन और बाओसन सरन दोनों ही हैरान हो गए थे कि ये कौन है। जल्दी से वी चांगसे और सोंगलैन उस इंसान को उठाते हुए घर पर लेकर आते हैं। आने के बाद उसे लिटा दिया जाता है। फिर बाओसन सरन उस इंसान को देखते हुए कहते हैं, वी चांगसे, सोंगलैन ये कौन है? ये सुनकर वी चांगसे कहते हैं, मदर पता नहीं ये कौन है, बस हमें रास्ते में ही मिला। ये जिंदा है, अगर इसका इलाज नहीं किया जाएगा तो ये मर जाएगा। पता नहीं कौन है, ऐसी हालत में क्यों रास्ते पे पड़ा हुआ था। ये सुनकर कांगसे सरन कहती है, ये कोई बुरा इंसान तो नहीं है। ये सुनकर सोंगलैन कहता है, शिजिए आप चिंता मत कीजिए, अगर ये बुरा इंसान हुआ तो हम इसे निकाल देंगे, लेकिन हम इसे ऐसे मरने थोड़ी दे सकते हैं। कांगसे सरन ने अपना सर हाँ में हिलाया। फिर महागुरु बाओसन सरन ने उस इंसान का अच्छे से ट्रीटमेंट किया। 2 दिनों तक वो इंसान बेहोश रहा, फिर जाके उसे होश आया। 2 दिन बाद जब उस इंसान का होश आया, जिसे वी चांगसे और सोंगलैन रास्ते से उठाकर लेकर आए थे, वह इंसान होश में आते ही इधर उधर देखने लग गया था। वहाँ पर तब कांगसे सरन थी। बाओसन सरन अपने कुछ काम से बाहर गई हुई थी। वो कुछ मेडिसिन्स इकट्ठा करने के लिए दफन माउंटेन में घूम रही थी और वी चांगसे बाहर लकड़ियाँ काट रहे थे। सोंगलैन जो कि अपने ही कामों से कहीं गया हुआ था, नहीं पता कि वो कहाँ गया था। लेकिन जब कांगसे सरन ने देखा कि वो इंसान अपने होश में आ गया तो वो जल्दी से अपने हस्बैंड वी चांगसे के पास गई और बोली, वी वो लड़का होश में आ गया है। वी चांगसे अंदर उस इंसान के पास आते हैं और उस इंसान को देखते हैं जो अपने होश में आने के बाद इधर उधर देख रहा था। वी चांगसे पूछते हैं, कौन हो तुम? तुम्हारा ऐसा हालत कैसे हो गया? तुम्हें पता है तुम मरने वाले थे? यह सुनकर वो इंसान वी चांगसे की तरफ कुछ देर देखता है और फिर वो जल्दी से उठकर ना अपने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है, आपका शुक्रिया, आपने मेरा जान बचाया है, बहुत बहुत शुक्रिया। यह सुनकर वी चांगसे कहते हैं, कोई बात नहीं, ये तो हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन आपको भी हमें बताना होगा कि आपने ऐसा क्या किया जिसके चलते आपका हालत उस तरीके का हो गया था। यह सुनकर वह इंसान कहने लगता है, वो वैन क्लैन में रहा करता था। वैन क्लैन में वो काम किया करता था एक बड़े व्यवसायिक के दुकान में। एक दिन दुकानदार का लड़का बिना बोले बहुत सारा पैसा लेकर चला गया और सारा इल्ज़ाम उसके ऊपर लगा दिया गया। तभी उस दुकानदार के लोगों ने उस लड़के का मतलब उसका हालत ऐसा कर दिया है। यह सुनकर वी चांगसे कहते हैं, अच्छा तो फिर तुम्हारा नाम क्या है? यह सुनकर वो लड़का कहता है, मेरा नाम शुयांग है, मैं एक अनाथ हूँ। ये वर्ड सच में कांगसे सरन को बहुत ही बुरा लगा ये सुनकर, बट वो कुछ कहती नहीं है। तभी महागुरु बाओसन सरन और सोंगलैन भी आ गए थे। सोंगलैन और महागुरु बाओसन सरन भी ढेर सारे क्वेश्चंस शुयांग से पूछते हैं और शुयांग सारे क्वेश्चंस का उनको सेटिस्फाई करने वाला ही जवाब देता है। सबको सुनने के बाद महागुरु बाओसन सरन कहती है, ठीक है शुयांग,
अब तुम ठीक हो, लेकिन कुछ दिन तुम्हें आराम का ज़रूरत है, तो यहाँ पर कुछ दिन आराम करो, फिर तुम अपने मंजिल की तरफ चले जाना, जहाँ पर भी तुम्हें जाने का मन है। ये सब सुनकर श्रेयांग उदास हो गया था। उसने कहा, महागुरु, एक बार अगर मैंने आपका तलाश कर लिया है, एक बार अगर किस्मत मुझे आपके पास लेकर आया है, तो मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। ये मेरा सपना था कि मैं आपसे शिक्षा ग्रहण करूं। मुझे सिखाइए। अगर आप मुझे कल्टीवेशन ना सिखाए तो भी चलेगा, लेकिन मुझे दवाइयों के बारे में तो आप सिखा सकते हो ना। मुझे इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अगर आप कहेंगे तो मैं घर का सारा काम भी कर दूंगा। यह सुनकर कांग्सा सरन कहती है, शुयांग, घर के कामों के लिए मैं हूँ। अगर तुम यहाँ पर रहना चाहते हो तो तुम बस सॉन्गलैन और वी का हेल्प करना, ठीक है। कांग्सा सरन की बातों को सुनकर शुयांग कहता है, ठीक है शिजिए, मैं कर दूंगा। शुयांग के मुंह से शिजिए सुनकर कांग्सा सरन को अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने कुछ कहा नहीं। फिर शुयांग रहने लग गया था। लगभग एक हफ्ते बाद शुयांग एकदम ठीक हो गया था। शुयांग के आने के चक्कर में कांग्सा सरन वी जांगसे को ये गुड न्यूज़ देना भूल गया था। भूला नहीं था, बट उसे समय ही नहीं मिल रहा था कि वो बोले कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन एक हफ्ते बाद जब शुयांग एकदम सही से ठीक हो गया था, जब उसका ट्रेनिंग शुरू होने वाला था, तब कांग्सा सरन ने सभी के सामने अपनी प्रेगनेंसी का बात रखा। वी जांगसे, सॉन्गलैन सभी बहुत खुश हो गए थे। वी जांगसे की आंखों में आंसू आ गए थे। वी जांगसे ने कहा, कांगसे, तुम्हें पता नहीं तुमने कितना बड़ा खुशखबरी दिया है मुझे। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्सा सरन भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, उनके आंखों में भी आंसू थे। सॉन्गलैन ने कांग्सा सरन को अपनी गोद में उठा लिया था। वो कहता है, शिजिए, आप बेस्ट हो, आप बहुत ज़्यादा ही बेस्ट हो। आपको पता नहीं आपने कितना बड़ा खुशखबरी दिया है हमें। आप सच में बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हो शिजिए। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। माहौल इतना खुश था, इतना खुशनुमा था। शुयांग भी बहुत ज़्यादा खुश था। शुयांग ने कहा, शिजिए, मैं भी बहुत खुश हूँ। जो नन्हा मेहमान आने वाला है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसे देखने के लिए। कांग्सा सरन ने बस अपना सर नोट किया। उसी वक्त किसी और का एंट्री हुआ वहाँ पर, जिसने कहा, शिजिए, आप प्रेग्नेंट हो। वो आवाज़ ना बहुत ज़्यादा चीयरफुल था। सब ने मुड़कर जो मेन गेट है ना उस तरफ देखा, तो उस तरफ एक बहुत ही खूबसूरत इंसान खड़ा था, जो एकदम वाइट कलर के रोब्स में था। उसने अपने आप को ढक रखा था, उसका फेस भी नहीं दिख रहा था, लेकिन आवाज़ यही काफ़ी था शुयांग को एक अलग दुनिया में ले जाने के लिए। वो इंसान आगे आया और अपने फेस का जो पर्दा है उसको हटाया। हटाने के बाद बहुत ही एक्साइटेडली कांग्सा सरन के पास आके कांग्सा सरन को गले से लगा लिया। फिर वो इंसान कांग्सा सरन के पेट पर अपना हाथ रखे महसूस करने की कोशिश कर रहा था बेबी को। वो कहता है, शिजिए, बेबी कब आएगा? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे लग रहा है कि मुझे यहीं पर रह जाना चाहिए। मुझे देखना है कि बेबी कैसे ग्रो करता है आपके अंदर। ये सुनकर कांग्सा सरन कहती है, हाँ हाँ बाबा, तुम भी रहो। तब वह इंसान कहता है, मतलब क्या कोई और भी रह रहा है? तभी सॉन्गलैन कहता है, हाँ, ये शुयांग है जो आज से हमारे साथ रहेगा। ये औषधि का ज्ञान लेगा मदर से और हमारे साथ खेती करेगा। ये सुनकर शुयांग जल्दी से होश में वापस आया और अपने आप को झुकाते हुए एक बो करता है। शुयांग जो कि उस इंसान की तरफ देख रहा था, इतना खूबसूरत इंसान उसने अपने लाइफ में कभी नहीं देखा। फिर सॉन्गलैन कहता है, शुयांग, इससे मिलो, ये शाओ शिनचैन है। शाओ शिनचैन हंसने लगता है और कहता है, अरे वाह, तो फिर हम एक साथ शिक्षा ग्रहण करेंगे। मैं भी डिसिपल हूँ महागुरु की। ये सुनकर शुयांग का आंखें चमक गया था, एकदम चमक उठा था। वो दिन तो ऐसे ही खुशियों में बीत गया था। धीरे धीरे एक एक करके दिन बीत रहा था। महागुरु बाओसन सरन शुयांग को नोटिस कर रहे थे कि शुयांग कितना ज़्यादा टैलेंटेड है, उसके अंदर कितना ज़्यादा टैलेंट है। वो बहुत ही अच्छा तलवारबाज है, उसके अंदर कल्टीवेशन करने का भी पावर है, वो कल्टीवेट कर सकता है। हालांकि उसने कभी कल्टीवेशन नहीं किया है, लेकिन अगर वो शुरू करे तो वो बहुत ही जल्द एक अच्छा कल्टीवेटर बन जाएगा। साथ ही में उसे जो भी सिखाया जाता है वो उसे एकदम मन लगा कर सीखता है। ये क्वालिटीज़ बहुत ही कम लोगों में होता है, इसलिए महागुरु बाओसन सरन शुयांग से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस थी। सॉन्गलैन और शाओ शिनचैन भी शुयांग का हमेशा तारीफ़ किया करते थे, साथ में वी जांगसे और कांग्सा सरन भी।
एक हैप्पी फैमिली जहाँ पर बस खुशियाँ हैं और कुछ नहीं। धीरे धीरे शुयांग और शाओ शिनचैन करीब आने लग गए थे। शाओ शिनचैन की तरफ से वो दोस्ती था, लेकिन शुयांग की तरफ से कभी भी उनका जो ये नज़दीकी है ये दोस्ती नहीं था, दोस्ती से बढ़कर था। लेकिन ये बात तब तक शाओ शिनचैन को समझ ही नहीं आया था। शाओ शिनचैन शुयांग के साथ एक दोस्त की तरह ही बिहेव किया करता था। शुयांग को यही पसंद था। उसे तो लगता था कि वो जैसे शाओ शिनचैन को पसंद करता है उसी तरीके से शाओ शिनचैन भी उसके साथ इतना पोलाइट है, तो शाओ शिनचैन भी उसे उस तरीके से ही पसंद करता है। लेकिन ऐसा नहीं था। लगभग 4 महीने बीत गया था। कांग्से सरन का जो बेली है ना वो दिखने लग गया था, हल्का हल्का विजिबल होने लग गया था। तब शुयांग को ये रियलाइज़ हुआ कि जो वो सोच रहा है ऐसा नहीं है। शाओ शिनचैन उससे प्यार नहीं करता, ये बस दोस्ती है और कुछ भी नहीं। दोस्ती से ज़्यादा शाओ शिनचैन उसके लिए कुछ और फील नहीं करता है। बट शुयांग शाओ शिनचैन के इस दोस्ती को ही एक्सेप्ट कर रहा था और वो खुश रहने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये चीज़ ज़्यादा दिनों तक नहीं टिका, क्योंकि धीरे धीरे शुयांग के अंदर जेलसी आने लग गया था। वो सोचता था कि क्यों जो शाओ शिनचैन है वो सोंगलैन के साथ इतना अच्छा है, क्यों बस शाओ शिनचैन अगर उससे दोस्त बनकर रहना चाहता है तो बस उसका दोस्त बन के रहे ना, वो सोंगलैन का दोस्त क्यों बनना चाहता है, क्यों सोंगलैन के पीछे पीछे घूमता रहता है। शुयांग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। दिन बहुत ही ज़्यादा स्पीड से बीत रहा था और शुयांग का जेलसी भी बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा था सोंगलैन के प्रति। वो बहुत ज़्यादा नफ़रत करने लग गया था सोंगलैन से। वो अब सोंगलैन से सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। लेकिन सोंगलैन इस चीज़ को ना ज़्यादा लेता नहीं था, वो इग्नोर करना पसंद करता था। शुयांग और जो शाओ शिनचैन है इन दोनों का दोस्ती सोंगलैन को भी उतना खास पसंद नहीं था, इसलिए वो भी बस शुयांग को इग्नोर करना पसंद करता था। इसलिए उसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। दिन बीतते गए और देखते ही देखते कांग्से सरन का 6th मंथ शुरू हो गया, जब कांग्से सरन का बेबी शावर किया गया था। कांग्से सरन का जिस दिन बेबी शावर किया गया उसी दिन रात को अचानक शुयांग का नींद खुल गया। उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दिया तो उसका नींद टूट गया। वो अपने आँखों को मलते हुए बाहर आता है। आने के बाद वो इधर उधर देखता है लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता। वो वापस सोने के लिए आ ही रहा था, तभी उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि वो एक बार शाओ शिनचैन को देख आए। वो बाहर से ही बस देखेगा और चला आएगा। यही सोचते हुए शुयांग शाओ शिनचैन का जो कमरा है उसके सामने गया। दरवाज़ा बंद था तो शुयांग खिड़की के पास गया और देखने की कोशिश किया। खिड़की भी बंद था, लेकिन कैसे भी शुयांग ने खिड़की को हल्का सा खोल लिया और अंदर झांकने लगा। अंदर कोई भी नहीं था। शाओ शिनचैन कहाँ पर गया है? शुयांग कुछ देर इंतज़ार करता है ये सोचकर कि शायद वो बाहर गया होगा। लेकिन कुछ देर इंतज़ार करने के बाद भी जब शाओ शिनचैन नहीं आया तब शुयांग को बहुत ही ज़्यादा टेंशन होने लग गया। वो इधर उधर शाओ शिनचैन को ढूंढने लगा। जैसे ही वो सोंगलैन के कमरे के पास आया उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दिया। वो कुछ देर के लिए एकदम फ्रीज़ हो गया था, क्योंकि ये सोंगलैन का कमरा है। अगर ये वी चांगसे और कांग्से सरन का कमरा होता तो शायद शुयांग वहाँ से चला जाता, क्योंकि वो मैरिड है। बट ये सोंगलैन का कमरा है, वो मैरिड नहीं है। ये सोचते ही शुयांग बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था। एक पल के लिए वो घबरा गया था। वो जल्दी से सोंगलैन के कमरे के पास जाता है और इधर उधर से झांकने की कोशिश करता है, जहाँ पर हर एक खिड़की को और दरवाजे को बहुत ही अच्छी तरीके से बंद किया गया था। तो कहीं से भी शुयांग दरवाज़ा या खिड़की कहीं से भी वो झांक नहीं पा रहा था, लेकिन साउंड वो अच्छी तरीके से सुन पा रहा था। वो साउंड लाउड नहीं था। उस कमरे के पास अगर कोई खड़ा रहेगा तभी वो सुन पाएगा। तो शुयांग को बहुत ही गुस्सा आ रहा था ये सोचते हुए कि इस कमरे के अंदर कौन है। शुयांग का दिल भी घबरा रहा था, लेकिन वो अपने आप को समझा रहा था कि ऐसा नहीं है। शाओ शिनचैन बहुत ही अच्छा इंसान है, वो बिल्कुल भी ऐसा कुछ करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। शायद यहाँ पर कोई और हो, शायद सोंगलैन का कोई लवर हो जो रात के अंधेरे में आया हो। यही सब कुछ शुयांग के दिमाग में चल रहा था। वो बस एक बार कंफर्म होना चाहता था कि अंदर कौन है। उसे बस एक बार देखना था कि अंदर
शाओ शिनचैन नहीं है। ये देखकर शुयांग अपने कमरे में चला जाएगा, इनको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये सोचते हुए शुयांग ने एक बार फिर से कोशिश करने का ठान लिया। वो बहुत ही सावधानी से एक खिड़की को खोलने का कोशिश कर रहा था। वो इन सारे कामों में एक्सपर्ट है, क्योंकि उसका काम तो कुछ अलग है। वो यहाँ पर झूठ बोलकर रह रहा था, इसलिए कुछ देर कोशिश करने पर ही वो खिड़की को खोलने में कामयाब हो गया था। धीरे धीरे वो खिड़की को खोल रहा था और अंदर देखने की कोशिश कर रहा था। खिड़की को खोलते हुए शुयांग आवाज़ों को एकदम क्लियरली सुन पा रहा था। उसने अपने आप को शांत किया और खिड़की को थोड़ा और खोला। खोलने के बाद उसने जो नज़ारा देखा, उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गया। वो जो अपने आप को अब तक संभाल के खड़ा था, ये सोच रहा था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जो वो सोच रहा था वही हो रहा था। इस कमरे के अंदर सोंगलैन और शाओ शिनचैन थे। वो दोनों एक दूसरे के आगोश में थे, एकदम नेकेड थे और एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। लेकिन शुयांग के लिए ये सब कुछ गंदा था, बहुत ज़्यादा गंदा। उसे अपना पूरा शरीर एकदम जमते हुए महसूस हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वो गिर रहे थे। उसने अपने हाथों का मुट्ठी कस लिया था और वो एकटक देखे जा रहा था खिड़की से सोंगलैन और शाओ शिनचैन, जो कि पसीने से भीगे हुए थे। शाओ शिनचैन कहता है, सोंगलैन अब छोड़ो, सुबह होने वाला है। अगर किसी ने देख लिया तो हम क्या कहेंगे। सोंगलैन शाओ शिनचैन को अपने करीब लाते हुए कहता है, शिनचैन, मुझे अभी छोड़ने के बारे में सोचना भी मत। तुम मुझे अभी छोड़कर नहीं जा सकते। अगर किसी ने देख भी लिया तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। सभी को पता है हमारे बीच का रिश्ता। माँ को भी पता है, शिजियो को भी पता है और मेरे ब्रदर इन लॉ को भी पता है इस बारे में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम कुछ ही दिनों बाद शादी कर लेंगे। ये सुनते ही शाओ शिनचैन का पूरा चिक्स रेड हो गया था, जो ऑलरेडी बहुत ही हीट और रेड था। शाओ शिनचैन कहता है, सोंगलैन चुप रहो, तुम बस सेमलेसली कुछ भी बोलते रहते हो। अब छोड़ो, मुझे जाने दो, मैं थक चुका हूँ। ये सुनकर सोंगलैन शाओ शिनचैन को अपने करीब लाता है और उसे एक बार फिर से बेड में पटक देता है। पटकने के बाद एक बार फिर सोंगलैन शाओ शिनचैन के ऊपर आते हुए कहता है, बस मुझे थोड़ा और वक्त दे दो। ये कहते हुए सोंगलैन शाओ शिनचैन के ऊपर एकदम झपट पड़ा था और ये सब कुछ देख रहा था शुयांग। वो अपने आंखों में आंसू भरे हुए सब कुछ देख रहा था। उसका पूरा चेहरा एकदम गुस्से से लाल हो गया था, उसकी आंखें भी रेड हो गया था। वो एक पल के लिए भी वहाँ पर नहीं रुका। जब चीज़ें और भी ज़्यादा आगे बढ़ने लगा, जब एक बार फिर से सोंगलैन और शाओ शिनचैन की आवाज़ें बाहर आने लगी, एक बार फिर से शाओ शिनचैन का वो मौन शुयांग के कानों में आने लगा। शुयांग और नहीं रुक पाया वहाँ पर। शुयांग वहाँ से बस निकल गया। वो अपने कमरे में भी नहीं गया था, वो सीधा जंगलों में चला गया था। उसे अपने पूरे शरीर में जलन महसूस हो रहा था। उसका पूरा शरीर जल रहा था। उसे महसूस हो रहा था बस सोंगलैन नहीं, सभी ने उसे धोखा दिया है। किसी ने भी उसे ये नहीं बताया था कि सोंगलैन और शाओ शिनचैन एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो क्यों करेंगे एक दूसरे से प्यार। शाओ शिनचैन बस उसके लिए बना है, बस उसका है और किसी का नहीं। वो सबको मार देगा, वो सबको ख़त्म कर देगा। ये सोचते हुए शुयांग अपनी तलवार को, जो उससे बाओसन सरेन ने दिया था, उस तलवार से वो हर एक चीज़ को, पेड़ पौधे को काटने लगा था। अपना गुस्सा बड़े बड़े पेड़ों पर उतारने लगा था और चिल्लाने लगा था, चीखने लगा था। शुयांग अब हाँप रहा था, उसके हाथों से भी ब्लड निकल रहा था। उसने खुद को भी चोट पहुंचा लिया था, लेकिन उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। शुयांग ने उस ब्लड को देखा और अपने घाव को और भी ज़्यादा, जैसे वो अपने हाथों से अपने घाव को खुरेद रहा था। ऐसे करते हुए वो कहता है, शाओ शिनचैन, तुम बस मेरे हो, तुम्हें मुझसे शादी करना होगा। मैं तुम्हारे शरीर को एक बार फिर से एकदम प्योर बना दूंगा अपने ब्लड से। फिर तुम हमेशा के लिए मेरे बने रहना और मैं तुम्हें किसी और के पास नहीं जाने दूंगा। उस सोंगलैन को मैं मार दूंगा। इसी तरफ सोंगलैन, शाओ शिनचैन, बाओसन सरेन, वी चांगसे, कांगसे सरेन, वो इन सारी चीज़ों से एकदम अनजान थे, अपने दुनिया में खोए हुए थे। उन्हें पता भी नहीं था कि उनके सामने क्या आने वाला है। हे गाइस, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। चलिए
नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि यन लोहा कैसे क्रिएट हुआ था। बाय बाय, कल मिलते हैं।